हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम आर्द्रता ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आर्द्रता और ह्यूमिडिटी डिस्कस करेंगे। आर्द्रता यानी ही ह्यूमिडिटी डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्कस किए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है। डायरेक्ट लूसेंट की बुक में जो थ्योरी दी गई है, जो कन्वेंशनल वाला टॉपिक दिया गया है, उसे डिस्कस किया जा रहा है। आपको हमारे प्रयास अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में इससे एक बेहतरीन वीडियो आपको पहुंच सके, मिल सके। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होता क्या है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी देखो, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। जो पानी होता है, पानी जो उड़ के ऊपर चल जाता है, जो उसकी गैसीय अवस्था है, पानी की गैसीय अवस्था है। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, जिसमें से एक पहली है निरपेक्ष आर्द्रता, जिसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। दूसरा होती है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी से क्वेश्चन आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको भी पढ़ लेते हैं अपन। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसे जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ये आ सकता है, याद रखना है। इसे प्रति ग्राम घन मीटर में, किसे? निरपेक्ष आर्द्रता को। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वायु में प्रति इकाई भार में, भार लग गया देखो यहाँ पे, वायु में प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम, देखो यहाँ पे भार लग गया और यहाँ पे आ गया किलो, तो इसे प्रति ग्राम यानी प्रति ग्राम किलो, यानी इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना है फ्रेंड्स। यहां से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, ये इंपॉर्टेंट है, वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु में उपस्थित जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प, ये याद रखना है, और वायु में ही उपस्थित जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। निम्न सूत्र द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सूत्र है, फार्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। फार्मूला देखिए ऊपर में क्या लिखा है? किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ऊपर में आएगा जलवाष्प की मात्रा, नीचे में आएगा जलवाष्प धारण करने की क्षमता। तो जलवाष्प शोषण करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है ना। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन या बटे वायु में उपस्थित, उसी वायु में उपस्थित जलवाष्प में शोषण करने यानी धारण करने की क्षमता के अनुपात मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला। बहुत आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल टू किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु में उपस्थित जलवाष्प धारण करने की क्षमता मल्टीप्लाई 100। तो समझ में आ गया आपको? वही डेफिनेशन है जो फार्मूला में व्यक्त की गई है। आगे चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष आर्द्रता जो है जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। इंपॉर्टेंट है ये। वायु में जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प नहीं है, जलवाष्प है। जलवाष्प यानी पानी की गैसीय अवस्था। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। तो ये समझ में आ गया, वायु में जलवाष्प की मात्रा, है ना। लेकिन यह ऐसा विपरीत हो जाएगा जब तापमान की बात आएगी। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। देखो विपरीत हुआ, वायु पर तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तापमान कम होएगा जब ठंड के दिनों में, और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। यानी विपरीत होता है, तापमान के साथ विपरीत होता है, ये याद रखना है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी तापमान में, और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, तो ये आ सकता है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है, तो ये याद रखना है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक होती है। और कभी पूछा आर्द्रता कैसे नापा जाता है या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर नाम सुना होगा आपने, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है फ्रेंड्स, पेपर में आता है। याद रखना है, हाइग्रो है, हाइड्रो नहीं है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी जल का घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रो लगा हुआ है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ग्रो है हाइग्रोमीटर, इसे हिंदी में हाइग्रो बोलेंगे, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, क्या मापा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नापी या मापी जाती है, तो याद रखना है वायुमंडल की। तो ये इसमें हमने इतना बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ समझना है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, लेकिन तापमान में विपरीत होता है। तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, है ना। ये समझना है। ये जो सापेक्ष आर्द्रता ऊपर अपने डेफिनेशन पढ़े उसको भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। 3 प्रकार की होती है। सापेक्ष आर्द्रता पढ़ लिया, फार्मूला याद रखना है। उसके बाद यहाँ से जो ये फैक्ट थे 2-3 इसे याद रखना है, नापते कैसे याद रखना है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं अपन। तो आगे अब बात करेंगे अपन संघनन की। तो संघनन से देख लेते हैं क्या है संघनन। कंडेंसेशन, जल की गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, याद रखना है। जल की गैसीय अवस्था, जल की जो गैसीय अवस्था हो जाती है जिसे जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक तापमान में कमी पर तथा वायु में सापेक्ष आर्द्रता पर। ये 2 चीज पर निर्भर करती है। क्या संघनन की प्रक्रिया जो है ये 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक तापमान में कमी पर और वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। याद रखना है क्या था, कंडेंसेशन क्या है, जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं संघनन जलवाष्प द्वारा, यानी संघनन द्वारा जलवाष्प द्रव अवस्था से भी परिवर्तित होता रहता है। जलवाष्प जो जलवाष्प द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होते रहता है, द्रव अवस्था में भी परिवर्तित हो जाता है संघनन के द्वारा। और संघनन की प्रक्रिया से ही वर्षा होती है फ्रेंड्स, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, संघनन की प्रक्रिया के ऊपर है, संघनन के कारक है, तो ये याद रखना है। तो संघनन आपको समझ में आ गया होगा कंडेंसेशन क्या होता है। तो जल और गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद वाला पॉइंट जिसे ओसांक कहा गया है। ओसांक, ड्यू पॉइंट, ये क्या होता है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। वायु से जिस तापमान पर, ये इंपॉर्टेंट है, वायु से जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था,
जल जो है, जो जल जमीन में है, जल जो है अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था, जैसे जो बादल है ऊपर देख रहे होंगे आप, बादल गैसीय अवस्था में घूम रहे हैं। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ही ओसांक कहते हैं। जब परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। तो ओसांक इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है ये। आगे चलते हैं। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 से ऊपर होना चाहिए। देखो ओस पड़ती है, जो ओस पड़ती ठंड के दिनों में, ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ओसांक, उससे कम होना चाहिए जब ओस पड़ेगी फ्रेंड्स। ओस पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या आ रहा है, पाला या तुषार, जिसे फ्रोस्ट कहते हैं। यह यानी जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, जब ओसांक जो है हिमांक से नीचे होता है, नीचे हिमांक से यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, और ये ऊपर पढ़े थे अपन ने, 0 डिग्री से ऊपर होता है जब ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। देखो 0 डिग्री से ऊपर होगा तो बर्फ नहीं जमेगी, जभी तो ओस गिरेगी। तो ये समझने वाली बात है। तो ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ऊपर होगा तो ओस गिरेगी। 0 डिग्री से नीचे होगा तो बर्फ जम जाएगी ना, जमने लगेगा वो, लेकिन ऊपर होगा जब ओस पड़ेगी। और पाला या तुषार जब ओसांक हिम से नीचे होगा, हिमांक से नीचे होगा। हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, तो 0 डिग्री के बाद जमने लगता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। तो ओस के स्थान पर जब जम जाते हैं कुछ तो पाला पड़ता है, तो याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कोहरा क्या होता है। कोहरा को इंग्लिश में फॉग कहते हैं। फॉग तो आप नाम सुना ही होगा, फॉग चल रहा है बोलते हैं। तो फॉग, तो कोहरा आपने देखे होंगे ठंड के दिनों में कोहरा होता है। तो ये क्या कोहरा क्या चीज है? वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रेंज तथा संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे ये इंपॉर्टेंट है, ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसे दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। 1 किलोमीटर से कम तक दिखता है इसमें सिर्फ, यानी दिखता नहीं, ये बताया गया है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। तो ये वाला आपको समझना है। कोहरा आपने देखा है सुबह के टाइम पे कोहरा, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद धुंध भी नाम सुने होंगे। धुंध ठंडी के दिनों में दिखता है धुंध, तो इसे मिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। जो हल्के फुल्के कोहरे रहते हैं, जब ठंड शुरू में चालू होने के पहले दिखाई देता है, शुरू के महीनों में दिखाई देता है, तो हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसके दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। तो 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद का नहीं दिखता, ये बताया गया। उसके बाद तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये जो अपन ने टॉपिक पढ़े अभी, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ओस क्या थी देख लिया अपन ने। ओस देखो, ओस टॉपिक अलग था। तो ओस क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही बूंदों के रूप में धरती पर दिखाई देते हैं, नन्ही बूंदों के रूप में धरती पर दिखाई देते हैं, गिरते हैं, उसे ही ओस कहते हैं। पाला समझ में आ गया आपको, कोहरा समझ में आ गया, धुंध समझ में आ गई। तो ये सब याद रखना है आपको। ओसांक समझना बहुत जरूरी था। ओसांक क्या था? संघनन की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब बादल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाउड, तो क्लाउड क्या होता है? बादल। तो बादल के बारे में देखेंगे। बादल मुख्यतः हवा के रुद्र दोष्म यानी एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आया पेपर में आते रहता है। बादल कब बनते हैं, कौन सी प्रोसेस से बनती है? तो एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। उसके तापमान के ओसांक के नीचे गिरने से बनते हैं।
यह अल्प घनत्व के कारण, इनका घनत्व कम रहता है, यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं, तो बादल भी निम्न प्रकार के होते हैं, तो बादल भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक होता है देखिए पक्षभ बादल, एक होता है कपासी बादल, एक होता है स्तरी बादल और एक होता है वर्षा बादल जो वर्षा कराते हैं। तो ये 4 प्रकार के बादल है, चारों प्रकार को अपने को देखना है अच्छे से। पक्षभ बादल क्या होता है, इसका निर्माण 8,000 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो सबसे ऊंचे बादल का भी पूछा तो पक्षभ बादल होते हैं, याद रखना है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। यह हमेशा सफेद रंग के होते हैं, रेशेदार होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, याद रखना है। इसे मोती की माला भी कहते हैं, जो ये है पक्षभ बादल, इसे मोती की माला भी कहते हैं। सबसे ऊंचे बादल यही हैं। तो एक बादल ये थे, एक कपासी बादल कहते हैं। कपासी बादल यह रुई के समान दिखाई देते हैं, रुई कपास के समान दिखाई देते हैं। गोभी के फूल के समान भी दिखाई देते हैं। यह प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे एवं इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपेटे आधार वाले होते हैं और यह शीर्ष गुंबद नुमा होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, एक बादल कपासी बादल। एक होता है स्तरी बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं, ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके सतत वर्षण के गुण होते हैं। यह बादल सामान्यतः या तो उष्मा के हाथ से या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो ये होते 3 प्रकार के बादल हो गए। आप चौथा देख लेते हैं, वर्षा बादल। एक होता है वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तर या पृथ्वी के सतह से काफी नजदीक होते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे निचले बादल कौन से, तो ये है सबसे नीचे के बादल। ये सूर्य से किरणों के लिए बहुत ही पारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतने कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये तो इतना ही है इससे वर्षा बादल से। तो देखिए ये 4 मूल्य रूप के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों में बादल का निर्माण करते हैं। एक तो ऊंचे बादल, मध्य ऊंचाई के बादल, कम ऊंचाई के बादल। तो मध्य ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचे वाले बात कर लेते हैं। मध्य यानी ऊंचे बादल पक्षभ स्तरी और पक्षभ कपासी, ये याद रखना आ सकता है। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार। उसके बाद एक नोट लिखा है देखिए, नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र है। तो ये आ सकता है डायरेक्ट, बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र कौन सा है, नेफोस्कोप डायरेक्ट आए गए, बादल की दिशा और गति। तो ये देखना है, याद रखना है आपको, बादल की दिशा और गति। और एक और यंत्र होता है ऑक्टास नाम का एक यंत्र होता है, इससे बादलों की मात्रा नापी जाती है। कभी आ सकता है इससे बादलों की मात्रा नापी जाती है, ऑक्टास। और नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति नापी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये बादलों की दिशा और गति को नापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप, याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया, 4 प्रकार के बादल थे। इनको बादल क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है। अब बात करते हैं वर्षा की। वर्षा जिसे रेनफॉल कहा गया है। जब वर्षा यानी जब जलवाष्प की बूंदे जल के रूप में, जब जलवाष्प जो है वायुमंडल में उसकी बूंदे जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायुमंडल के ठंडा होने की विधियां के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा कैसे होती है, तो संघनन द्वारा होती है, याद रखना, कंडेंसेशन के द्वारा होती है वर्षा। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक संवहनीय वर्षा जिसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहेंगे, दूसरा होता है पर्वतकृत वर्षा, तो ये तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार को अपने को देखना है फ्रेंड्स, तीनों प्रकार को देखना है। तो देखिए एक सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो वर्षा भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन। ये क्या होती है, जब भूतल गर्म होता है, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ
लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यदि हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनी धाराओं का निर्माण होता है, ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जो घनघोर वर्षा कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। घनघोर वर्षा कौन से बादल से होती है? कपासी मेघ से। इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। तो बहुत ही आसान है समझना फ्रेंड्स। अगला जो है पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये देखो नाम से पता चल रहा है पर्वतकृत, पर्वत के से टकरा के हो रही है ढाल से। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। तो जलवाष्प का संघनन होने लगता है, इससे वर्षा होती है। यह पर्वतकृत वर्षा कहलाती है। तो ये समझना है, बहुत आसान है। पर्वत के ढलान से टकराई और टकराने के साथ ठंडी हो गई और वर्षा कराई, उसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। बहुत आसान है समझना। चक्रवाती वर्षा बहुत आसान है। साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती तथा वाताग्री वर्षा कहते हैं। बहुत आसान है। उसके बाद अगला शब्द आता है अगला शब्द आता है वर्षण। वर्षण क्या होता है? तो देखिए, वर्षण को समझने के लिए ये बहुत ही आसान है। वर्षण क्या होता है? ये वर्षण कई प्रकार के हो सकते हैं, कई रूप में हो सकते हैं। जैसे वर्षा होती है, फुहारा होता है, हिम वर्षा होती है, हिमपात होता है, ओलावृष्टि होती है। ये सब वर्षण के रूप है एक प्रकार के। वर्षण जो है वर्षण के रूप है। वर्षा वर्षण का एक रूप या प्रकार है। जो वर्षा होती है, वर्षा भी वर्षण का एक रूप या प्रकार है। ये प्रिसिपिटेशन, नाम सुना होगा आपने, प्रिसिपिटेशन वाटर साइकिल का एक पार्ट है। ये जो वर्षण है ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है। तो इसको समझ लेते हैं अब क्या है फ्रेंड्स ये वर्षण। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने वाली अवस्था को वर्षण कहते हैं। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने वाली अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकती है। यह द्रव में भी हो सकती है या ठोस में भी हो सकती है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होगा तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से कम होगा तो जमेगी, तो वर्षण हिमतुलों के रूप में होती है। छोटे छोटे कपास से जैसे गिरते हैं जो हिमतुलों के रूप में होती है, जिसे हिमपात कहते हैं। नमी पष्टकोणी रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि कारकापात है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परावर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, तो इसे ओला पत्थर कहा जाता है। ओला पत्थर देखे होंगे आपने, ओले गिरते हैं, कभी पत्थर गिरते हैं, ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल से बनती है जो ठंडी परतों से होकर गुजरती है। तो ये बहुत आसान है समझना इसको। तापमान जब 0 डिग्री से कम होगा यानी हिमांक से कम होगा, तो तब वर्षण जो है हिमतुल्यों के रूप में होती है, जिसे हिमपात कहते हैं। ये समझना है ना। ये समझने वाली बात थी फ्रेंड्स। इसको डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं अपन। मैंने क्या बताया? पार्ट है एक प्रकार का, पार्ट ऑफ वाटर साइकिल का पार्ट है ये वर्षण। तो ये देखो यहाँ पे वाटर साइकिल का एक डायग्राम बना हुआ है जिससे आप समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे पानी है सब ये, तो ये क्या हुआ? इवेपोरेशन जिसे वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण एक प्रोसेस होती है। वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड, वाटर जो है गैस के रूप में उड़ता है, ऊपर जाता है, चेंज फ्रॉम लिक्विड, इसे इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये यहां से गया। उसके बाद देखो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन जिसे संघनन, अपन ने पढ़े थे संघनन क्या है। तो संघनन क्या होता है? संघनन एक प्रोसेस होती है, चेंज गैस टू लिक्विड, जो गैस टू लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, उसे संघनन कहते हैं। उसके बाद देखो यहां से ट्रांसपीरेशन हुआ।
ये ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को हिंदी में वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये पौधे या पत्ती की सतह से जल यानी पौधे या पत्ती की सतह से जलवाष्प प्रकट होने की प्रक्रिया को कहते हैं। पौधे या पत्ते की सतह से जलवाष्प प्रकट होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए समुद्र से पानी से जो आएगा उसे इवेपोरेशन कहेंगे, जो प्लांट छोड़ेगा उसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन से होने के बाद यहाँ से फिर से वापस पानी बरस गया वर्षा के माध्यम से, प्रिसिपिटेशन हुआ और वर्षा के माध्यम से बरस गया पानी, बरसा फिर जमीन पे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ये आया, फिर ये इसे वाटर साइकिल कहते हैं फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया, द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। तो ये ऐसा करके प्रक्रिया चलती रहती है। बाकी इनके मतलब आपको मैंने बता दिया, इसके मतलब कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, तो ये आपको समझ में आ गया। तो वर्षण भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बादल फटना, नाम सुना होगा आपने, कई जगह बादल फट जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। भारी तूफान आया, उसके साथ साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने जो भी इंपॉर्टेंट था लूसेंट में उसको डिस्कस किए। तो आपको समझना है फ्रेंड्स, वर्षा क्या थी, बादल क्या थी, कोहरा, ओसांक, संघनन प्रक्रिया, ह्यूमिडिटी, जलवाष्प, इसके बारे में सब आपने मैंने देख लिया, बता दिया। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने इतने डिस्कस किए। इसके बाद वाले लेक्चर में चक्रवात और प्रति चक्रवात डिस्कस करेंगे। तो लूसेंट की बुक कंप्लीट की जा रही है। लूसेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको निश्चित ही मदद मिल सके। नमस्ते।